मारा एहसन इकबाल को। जब हम इस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए यहाँ पहुँचे तो हुकूमत ने बदतरीन रियासती दहशत गर्दी का मुजाहरा किया। आज वो वज़ीर-ए-आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। बहरहाल उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक है, ये शौक पूरा कर लें। ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ का मंसूबा था। शुक्र करना चाहिए इमरान खान साहब को कि नवाज शरीफ साहब इतने मंसूबे शुरू कर गए। किसी और की हुकूमत किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे और कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। गुज़िश्ता 14 साल में कोई एक बस आप लेकर आए और आज जब एक इफ्तिताह होने जा रहा है तो कीड़े निकाल रहे हैं। ये ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। जो आपने 3 दफा वफाकी हुकूमत होते हुए कराची का हक नहीं दिया, खुदा का वास्ता उस हक को मिलने में कराची की आड़े ना आए। कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कोई भी मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। कराची का जब तक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कराची में भी ये जो जिस तरह को हम मॉडर्न शहर चाहते हैं उसका बनना मुश्किल होगा। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशन का आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। एक मंसूबा दो इफ्तिताह, जिसका फीता कटने से पहले लाठियां चल गईं। ग्रीन लाइन पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जमातों की जानिब से क्रेडिट लिया जा रहा है, जबकि सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज भी इस मंसूबे के हवाले से लॉजिस्टिक्स और दीगर तकनीकी मसाइल के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। क्या अवामी खिदमत का दावा करने वाली सियासी क़यादत की जानिब से अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी का मंसूबा भी सियासत की नजर करना दुरुस्त है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में जिस बुनियादी सवाल पर अपने मेहमानों से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून की अलामती इफ्तिताह के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी कराची ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इस मंसूबे का क्रेडिट आखिर किसको जाता है? सबसे पहले सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ब्यूरो चीफ हम न्यूज़ सैयद आरिफीन। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफीन वक्त देने के लिए। आरिफीन, ग्रीन लाइन मंसूबे ने हमें और कुछ बताया ना बताया, ये 2-3 चीज़ें समझा दी हैं कि कम से कम एक मंसूबा है जिस पर तीनों जमातें कहती हैं कि ये मंसूबा था और बड़ा अच्छा मंसूबा है। फिर ये भी हमें बता दिया कि अलामती एहतजाज भी कोई चीज़ होती है, ये भी हमने कल देख लिया। कराची की आवाम किसको क्रेडिट दे रहे हैं? आपसे तो ज़ाहिर है आप कवर करते हैं, बातचीत होती है, उनके नज़दीक ये मंसूबा किसका है? कराची के अवाम की जो जैसे कहना चाहिए बदकिस्मती ये है कि वो उस वक्त तक किसी भी चीज़ को अब मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक वो चीज़ ऑपरेशनल ना हो जाए या वो अपनी अमलन वो नज़र आना शुरू ना हो जाए। तो अगर ये बात की जाए कि किसका क्रेडिट है और किसको ये दिया जाना चाहिए, तो कराची के अवाम का बुनियादी मकसद ये है कि जी कराची के अंदर ये जो बसें हैं ये चलती हुई नज़र आएँ, उसके बाद बात की जाएगी। क्योंकि माजी के भी अंदर हमने देखा कि बहुत सारे वादे किए गए जिसमें कहा गया कि जी चाहे ग्रीन लाइन हो या दीगर कोई मंसूबा हो, चाहे वो वफाक की जानिब से शुरू किया गया हो या किसी सूबाई हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीटा जाता है। लेकिन वो और इसकी कई मिसालें मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि जिसमें माजी में ऐसा हुआ कि वादे किए गए और वो वफा नहीं हुए। तो कराची के अवाम अब भी इस बात की मुंतज़िर है कि ये अभी जैसा कि कहा गया है कि अब जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है उसका बाकायदा इफ्तिताह या वो आवाम के लिए 25 दिसंबर को, जो कि यौम विलादत क़ायद-ए-आज़म है, उस दिन खोला जाएगा। उस दिन ये आवाम के लिए खोल दी जाएगी। तो फिर कराची के अवाम शायद बेहतर अंदाज में इस बात को जान सकेगी। आरिफीन, आपकी इस जो आपने हकीकत में बताई है उससे तो ये तासुर जा रहा है कि कराची के अवाम तीनों जमातों में से अपनी क़यादत पर भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि ज़ाहिर माजी में भी उनसे वादे किए गए और वफा ना हो सके। अब आपने जो ज़मीनी सूरत हाल देखी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो खदशा है कि 25 दिसंबर से बाज़ाब्ता तौर पर कमर्शियल इसका जो ऑपरेशन है वो बहाल नहीं हो सकेगा, क्या आप समझते हैं कि ये खदशा दुरुस्त है और जो बाज़ाब्ता कमर्शियल ऑपरेशन है वो शायद 25 से आगे चला जाए? इसमें किसी हद तक इम्कानात मौजूद है, लेकिन देखें ये इस वक्त बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का मसला इस वक्त को हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि ख़ुद कोई और नहीं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने इफ्तिताह किया है
और ये बात अब कह दी गई है कि 25 दिसंबर को हर हालत में ये जो मंसूबा है ये आवाम के लिए दस्तयाब होगा। कुछ मसाइल अभी भी मौजूद हैं जिसका ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को मानती है कि इसमें अभी कुछ मसले मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जिस सिस्टम के ज़रिए टिकटिंग होनी है, जिस सिस्टम के ज़रिए इंटरलिंक्ड होंगे जो स्टेशंस हैं और जो बसें हैं, वो अभी तक फ़ाल नहीं हो सका है। उस सिलसिले में अभी काम जारी है। और इसके साथ साथ जो स्टेशंस हैं उनकी कुछ स्टेशंस हैं जिनकी ऊपर पहले वो इस्टेब्लिश हो गए थे, लेकिन चूँकि इतने अरसे तक वो नाकारा पड़े रहे, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो चीज़ें जंगालूद हो गई हैं या उनके अंदर ख़राबी पैदा हो गई है। उनको ठीक करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। तो मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि इस वक्त कुछ और नहीं, क्रेडिबिलिटी का मसला है। और क्रेडिबिलिटी भी इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की है, क्योंकि ख़ुद वो यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पे किया है। जैसा कि असद उमर साहब ने ऐलान किया था कि 10 दिसंबर को वज़ीर आज़म यहाँ पहुँचेंगे और 25 दिसंबर को आरिफिन ये बताइएगा कि ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस मंसूबे पर क्रेडिट लेती है, किसी हद तक ये समझा जा सकता है क्योंकि ज़ाहिर है जब वो विफाक में थे तो इस मंसूबे का कुछ ना कुछ आगाज हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने बसें मंगवानी थी, हमने टिकटिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजी कार्रवाई में रुकावटें डाली और सारे का सारा क्रेडिट खुद ले लिया। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ये सियासी बहाना बना रही है या वाकई पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की थी इस मंसूबे में कुछ करने की? मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर मज़ीद कुछ तहक़ीक़ की ज़रूरत है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वो ये काम कर सकते थे, उनको बिल्कुल कर लेना चाहिए था। लेकिन किसी हद तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हमें बैक फुट पे होती हुई नज़र आती है। जैसे कि कहा गया था कि जो स्टेशंस बनाने थे और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था वो वफाक की ज़िम्मेदारी थी, जब ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये मनसूबा 2016 में शुरू किया गया था। अगर दूसरी यानी जो प्ली लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये कि उनको हैंड ओवर नहीं किए गए सिस्टम्स और उनको जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद थोड़ा सा एडवांटेज ले सकती थी इस सूरत में कि वो कहती कि जी हमने अपने काम मुकम्मल कर लिए हैं, हमने जो जहाँ पर टेंडरिंग करनी थी वो हो चुकी है और हमने ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए हैं। तो वो एक जिसे कहना चाहिए एक एज होता, एक वो शायद बेहतर पोजीशन में होते ये क्लेम करने के कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। लेकिन चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो इस बारे में दावा करते रहे और किसी हद तक हक बजानिब थे कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। और एक मौका था कराची के अवाम के दिल जीतने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि अगर वो जो एक शुरू में मुआहदा किया गया था जिसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बसें मुहैया करनी थी, वो ये मुहैया नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर हम देखें तो किसी हद तक बैक फुट पर नज़र आती है, क्योंकि इन दौरे हुकूमत के अंदर उनके पाकिस्तान में जो कराची के लोग हैं उनको कोई सफरी सहूलियत मुहैया नहीं की जा सकी। उनके वज़रा की जाने से मुख्तलिफ बयानात ज़रूर दिए गए, लेकिन हमने देखा कि ग्राउंड पे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। यहाँ पे अगर ये एक अब अलग से डिबेट है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस मंसूबे को शुरू किया और अब जिस तरह भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मंसूबे के मुकम्मल करने में या उसको अपनी जामा पहुँचाने में, ठीक है, ये क्रेडिट लेने की डिबेट तो जाहिर है अब इसका आगाज़ हो भी चुका है और आगे भी ये डिबेट एक किसी शायद ना खत्म होने वाले कंक्लूजन तक जाए। बहुत शुक्रिया सैयद आरिफीन हमारे साथ मौजूद थे। इसी हम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप पर यह इल्जाम लगा रही है कि जी हमने बसें मंगवानी थी, हमने टिकटिंग सिस्टम करना था, लेकिन आपने कागजी कार्रवाई नहीं होने दी। मुस्लिम लीग नून आप पे यह इल्जाम लगा रही है कि उसके मंसूबे पर तख्तियां आप लगा रहे हैं। अवाम अभी हमारे ब्यूरो चीफ ही बता रहे थे कि भरोसा ही नहीं कर रहे क्योंकि माजी में उनसे बड़े वादे किए गए जो वफा नहीं किए गए। आपने इफ्तिताह कर दिया लेकिन इल्जामात आप पर सर फिर भी लग रहे हैं, क्या वजह है? चलिए पहले इस बात का सिर्फ जवाब दे देता हूं पीपल्स पार्टी को। चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मानना तो नहीं कहेंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि हमने डिले कर दिया और हमने इन्हें बसें नहीं मंगवानी दी, ये मंगवाना चाह रहे थे। तो ऑरेंज लाइन का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या ऑरेंज लाइन को इन्होंने क्यों रिक्वेस्ट की है SIDCL से कि ऑरेंज लाइन की बसेस हमें मंगवा कर दे दें। ऑरेंज लाइन पे ट्रैक भी इनका है, बसेस भी इनकी है, प्रोजेक्ट भी इनका है।
मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बेशक आप किसी को लाइन पर ले लें कि भाई अगर आप ग्रीन लाइन बसेस मंगवाना चाह रहे थे जिसमें हमने डिले कर दिया, हमने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, तो ऑरेंज लाइन आपने क्यों SIDCL को कहा है? और आप तो ये भी कहते रहे कि SIDCL तो ये वो है ईस्ट इंडिया कंपनी है। मैं कहना चाहता हूँ अफसोस होता है इनकी सोच को देखकर। और पीपल्स पार्टी जिस अंदाज से कल रात से बातें कर रहे हैं, आज सुबह से बातें कर रहे हैं, इन्हें माजरत के साथ वो जो ख्वाजा आसिफ वाला जुमला नहीं है शर्म और हया जी, उसको देखना चाहिए कि 13 साल के अंदर एक बस दी नहीं है। 1000 बसें देंगे, 500 बसें आ जाएंगी। नासिर शाह साहब की एक बड़ी जबरदस्त वीडियो सबने देखी भी हुई है। मैं बड़ा आसान सा जवाब है इसका कि जी आप ऑरेंज लाइन की बसेस तो आपने मंगा नहीं सके, वो भी हमें दी है। दूसरी बात यह है कि बसेस ये सिर्फ गवर्नमेंट ने लानी थी, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी नवंबर 2018 में, ऐसा ही कोई टाइम था इलेक्शन के फौरन बाद, कि ये बसेस प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है कराची को जो हम तो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो ये इनकी जिम्मेदारी थी, ट्रैक हमने बनाना था, बसेज, ये सारे मामला इन्होंने करने थे, वो भी हमने वफाक ने मीन्स अपने ऊपर ले लिया। तो पीपल्स पार्टी के लिए तो भागने के लिए कोई रूम नहीं है, ये बैकफुट पे है। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, ये बात तो ठीक है, आपकी समझ आ रही है, इस पर तो बहस हो भी सकती है। ठीक है, पीपल्स पार्टी के पास बात करने को रूम नहीं है, जो बसें उन्होंने मंगवानी थी उन्होंने क्यों नहीं मंगवाई, पहले मंगवा लेते तो क्रेडिट ले लेते वो। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज तो ये दावा कर रही है कि हमारे जब फेडरल गवर्नमेंट थी तब इस मंसूबे का आगाज हुआ, ठीक है मुकम्मल नहीं हो सका, मुकम्मल आपने आकर किया, कुछ क्रेडिट तो दे दे मुस्लिम लीग नून को, या बिल्कुल भी नहीं देना? साथ ये बताइए कि पूरी दुनिया में जब से एक सिस्टम है, एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का, मैं नहीं कहूंगा किसी का क्रेडिट है, ये क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का है कि उन्होंने, और पाकिस्तान के वोटर्स का है कि उन्होंने सही फैसला किया इमरान खान साहब को भूख। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी शेख साहब आ रही है आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्रेडिट तो जाता है पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाया। अब देखिए दुनिया जान में होता है कि इफ्तिताह कोई करता है, गवर्नमेंट के टैक्स पेयर के पैसे होते हैं, ना ये नवाज शरीफ के पैसे हैं, ना ये हमारे पैसे हैं, खान साहब के पैसे हैं। एक टैक्स पेयर का पैसा है, गवर्नमेंट के इख्तियार होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जिन्हें लोग वोट देकर रखे आते हैं, उनको इख्तियार होता है टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल करने का। तो नून लीग ने 16 में इसको स्टार्ट किया था, 18 तक वो नहीं बना पाए थे, कुछ ट्रैक बनाया था कि खाली ट्रैक से लोगों ने पैदल दौड़ते हुए, आज असद भाई ने जो बात किया कि उस पर कोई नुमाइश आना था, ना उन्होंने बसों का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ना स्टेशन का, ना इसमें जो टिकटिंग सिस्टम है, जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो भी किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं दिया था उन्होंने। और उसके बाद इसको तेज करने के लिए हमने कहा भाई बसें भी हम ही मंगा लेते हैं, और वो बसें हमने मंगाई, फिर कोविड-19 आगे जिसका डिले हुआ, और ये देखिए होता नहीं है। कल मैं अफसोस से कहूंगा कि इन्होंने एक अच्छी सी हरकत की है, होता नहीं है। और देखिए फिर एक और चीज है ना, फिर एक काम करे ना कि इन्होंने जो लोन लिए वो खुद उसको दे के पे बैक करके जाए अपने जो लूटे हुए पैसों से। नून लीग करे कि जी ठीक है खाली स्लेट वाइट करके देते हैं, प्रोजेक्ट भी हमने बनाए हम लगाएंगे, और जो लोन लिए इस दौरान वो भी इमरान खान क्यों पे कर रहा है, वो कौन क्यों ले रही है, उसका सूद हम क्यों दे रहे हैं, ये मजे का खेल सी बात है। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, ये जो कर्ज की खैर बात पर तो माजी में बातें चली जाती हैं, नून लीग कहती है जी हमसे पिछली हुकूमत ने कर्ज लिए उसके हमने वापस किए, ये तो खैर काफी ज्यादा इसमें फिर बहुत सारे मौशी मामलात हैं जो सारे आम आदमी की समझ में भी नहीं आते। अगर ग्रीन लाइन मनसूबे की खासतौर पर बात की जाए तो पीटीआई की जानिब से एक मरतबा फिर से ये कहा गया है, जिस तरह से नून लीग के दीगर मनसूबों पर भी इल्जाम ये लगाया गया, कुछ पे केसेस भी चल रहे हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई या फंड्स खाए गए, क्या आप समझते हैं कि वाकई ये इल्जाम पीटीआई की तरफ से दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून ने जब आगाज किया इस मनसूबे का तो मुबैना तौर पर उसमें भी फंड्स की खुर्द-बुर्द की गई या पैसा खाया गया? देखिए मुझे इसका तफसील नहीं पता, मुस्लिम लीग नून ने तो कौन सा प्रोजेक्ट है, चाहे वो गाड़ियों से लेकर मोटरवेज हो, जो भी हो, इनका तो स्टार्ट होता है कमीशन से और एंड होता है इनका करप्शन पे। तो लाजिम बात है जो होना चाहिए, इदारे आज़ाद है, नैब आज़ाद है, उससे कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इन्वॉल्व हो बीच में। लेकिन मैं बात आपने काट दी थी, मैं कहता हूँ बहस छिड़नी नहीं चाहिए, बनता नहीं है कि पुरानी हुकूमत नए वक्त में आज इतना शौक है, मतलब आज से इनका वो जा नहीं रहा, हुकूमत निकल नहीं रही है। अरे भाई आज गवर्नर साहब ने कहा हमारे कि नवाज शरीफ को बुला लो, हम दोबारा हिस्सा करा देंगे, बुला तो लो। चलो मैं भी कहता हूँ थोड़ा बहुत मैं भी पार्टी के अंदर, यानी ग्रीन लाइन के इफ्तिताह कराने के लिए आपकी शर्त ये है कि नवाज शरीफ को वापस बुला लें, उनके हाथों इफ्तिताह करा लेंगे। किसी बहाने तो आ जाए, जिसको चाहे इफ्तिताह करा देंगे, सारे इफ्तिताह से करा देंगे। मुल्क तो है, नवाज शरीफ साहब भली करे आए हो, खुशामदीद आए तो सही, आप दोबारा और हम सब चलेंगे, आप तो फीता कटवा देंगे, तमाशा ना बनाएंगे लोग। कल अफसोस हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मतलब
अजीब अजीब छोटा सा काम किया है, ये गलत है। देयर इज नो वॉर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट अवाम का है जो गवर्नमेंट होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह चलाई किसने, इन्होंने थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और उसके बाद सारा कंप्लीट हमने किया, गवर्नर इस्माइल ने इसका इफ्ताह किया, 3 ट्रैक पूरा कंप्लीट कराया, 3 ब्रिजेस बनाए, बसें मंगवाई, स्टेशन बनाए, टिकटिंग सिस्टम किया, ड्राइवर हायर किया, सारे निजाम। ये ऐसा थोड़ी था कि बस वो ट्रैक थोड़ा सा बनेगा और लोग चलाएंगे मारते हुए चले जाएंगे। अच्छा, ग्रीन पट्टियां। हलीम आदिल शेख साहब, वैसे कहा जाता है कि हुकूमत का दिल बड़ा होता है बड़ी, और आप तो वैसे भी बड़े वज़ाकता वाले सियासतदान हैं। अब ठीक है, क्रेडिट अवाम के पैसे पे, टैक्स के पैसे से कोई चीज़ बन रही है तो सारे वो अवाम पर एहसान नहीं है, अवाम का हक है। लेकिन फिर भी हम इलेक्शंस में ये नारे और क्रेडिट लेते हुए तो देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी क्रेडिट लेती है, जी हमने ये मनसूबे शुरू कराए, नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, तो बहरहाल क्रेडिट कहीं ना कहीं तो आता है। अब बतौर हुकूमत आप समझते नहीं है कि अगर ये कह दिया जाता कि ठीक है ये मंसूबा नून लीग ने शुरू किया था और कहीं ना कहीं नून लीग को मंसूबा शुरू करने का किसी हद तक ड्यू क्रेडिट दिया जाता, तो जो कल अफसोसनाक वाकयात हुए रेंजर्स से उलझने के भी और जो एक अलामती इफ्तिताह हुआ वो सारा ना होता और शायद पीटीआई को एक सियासी जीत और मिल जाती? सर आप समझते हैं? देखिए, हमारे कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि 2016 इफ्तिताह हुआ और 18 तक नहीं बनी, कुछ छुपी हुई चीज तो नहीं है। दूसरी बात, कराची से जो 65% रेवेन्यू देता है, मैं पूछना चाहता हूं कि कराची से सौतेली मार्ग शुरू क्यों किया? मतलब लाहौर में पहले बनती है बीआरटी, पिंडी में बनती है, मुल्तान में बनती है, हर जगह बन जाती है, नहीं बनती तो कराची में आखिर में जाके 2016 में रखते हैं और बगैर बनाए चले जाते हैं। क्रेडिट की बात नहीं, जो क्रेडिट जितना जाना चाहिए उन्होंने उस वक्त ले लिया। नवाज शरीफ साहब ने इसका संगे बुनियाद रखा था ना, उस वक्त तो किसी और ने नहीं रखा था। उस वक्त भी यहाँ उनका तो एक भी एमएलए नहीं था कराची के अंदर, उस वक्त भी उन्होंने आके रखा था। मैं कहना चाहता हूँ उस वक्त उन्होंने इफ्ताह किया, उनका हक था, उन्होंने कर दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइन का तोहफा शहर कराची को हमने दिया है। इससे पहले आरफीन भाई बात कर रहे थे, मैं उस पर आ जाता हूँ। देखिए, अगर अल्टीमेटली पीएम ने कहा 25 दिसंबर, पहले तो लोग कहते थे बसें ही नहीं आएंगी, ये वादा ही क्या वफा हो गया। पीपल्स पार्टी के वादे सुने थे, 1000 बस, ग्रीन और येलो लाइन, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, बेनजीर सर्विस, लाड़काना सर्विस, एक बस 13 साल के अंदर नहीं है। लोग उम्मीद नहीं, अब ट्रैक भी बन गया, स्टेशन भी बन गए, टेस्ट ड्राइव ट्रायल भी हो गया, बसेस भी आ गई, इंशाल्लाह चल भी जाएगी। इतना एतबार कर ले, इतनी बेतबारी चंगी नहीं होती जी। ये तो खैर 25 दिसंबर के बाद जब कमर्शियल ऑपरेशन फाल हो जाएगा तो डेफिनेटली आवाम को एतबार प्रैक्टिकली चीज सामने देकर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें मौक़िफ़ से आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मामलात पर भी आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ऑडियो केस के हवाले से हम कुछ बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम और दीगर फरीकैन की जानिब से दिए गए तमाम तर बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया गया है। इस हवाले से 7 दिसंबर की अहम समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इस हुक्मनामे में मजीद तफसीलात क्या दर्ज हैं और इस हवाले से क्या इंकशाफात मजीद सामने आए हैं, हमारी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ न्यूज़ जावेद सोमरो। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा सबसे पहले ये तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया है, क्या दर्ज किया गया इसमें? जी देखिए, ये जो तहरीरी हुक्मनामा होता है अदालत की जानिब से, वो तमाम जो कार्रवाई उस दिन समाअत के दौरान होती है, वो उसका जो क्रक्स होता है वो उसके अंदर शामिल होता है। और आज जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है वो 4 पेजेस का है। इस 4 पेजेस के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जो राना शमीम हैं उन्होंने अपना बयान हल्फी है जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला, ये इशू पैदा हुआ है। और जिस तरह से अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अपीलों पर मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की, उसको अफेक्ट करने के लिए सारी चीज़ हुई है। उस पर राना शमीम से जो कहा गया था अपना जो असल बयान हल्फी है वो अदालत में जमा नहीं कराया गया, और उसके जवाब को जो राना शमीम ने अदालत में जमा कराया हुआ है उसको भी इस हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि राना शमीम ने अपने जवाब के अंदर अदालत को ये वाज़े तौर पर बताया है कि उन्होंने अपना जो बयान हल्फी है वो लंदन में जो है वहाँ पे उन्होंने रजिस्टर कराया है, और वहाँ पर एक बैंक के लॉकर में अंदर वो उनका जो बयान हल्फी है वो वहाँ मौजूद है। और इसके अलावा ये इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि राना शमीम को ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि वो अपना असल बयान हल्फी जो है
वो हर सूरत में अदालत में जमा कराए। बसूरत दीगर जिस टीवी चैनल ने या जिस अखबार ने इस हवाले से ये खबर छापी थी उन लोगों के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा और इसके अलावा राना शमीम के हवाले से भी ये फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से ये भी बताया गया है जो राना शमीम के उस दिन वकील थे समाअत के दौरान साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ आफरीदी, उनका भी मौक़िफ़ इस हुक्मनामे में शामिल किया गया है और कहा गया है कि लतीफ़ आफरीदी ने वाज़े तौर पर अदालत को ये बताया कि जो बयान हल्फी है वो लंदन में है। ये बयान हल्फी कैसे बाहर आया, किस तरह से उस रिपोर्टर ने वो खबर शाया की, उसका उनको इल्म नहीं है और उन्होंने ना ही किसी को ये बयान हल्फी लीक किया है। तमाम ये कहा गया है इस हुक्मनामे में कि राना शमीम जो हैं वो हर सूरत में इस अपना जो असल बयान हल्फी है वो इस अदालत में जमा कराएंगे, इसलिए उनको वक्त दिया जाए। ये तो सारा क्रक्स उस दिन का वो तमाम का तमाम क्रक्स जो है इस हुक्मनामे के अंदर शामिल किया गया है। अच्छा जावेद, इस हवाले से ये भी बताइएगा कि क्या कोई तंबीह भी की गई है कि इन बयानात को गैर तसली बख्श करार देते हुए कि फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी जाएगी, इस हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें यह वाज़े तौर पर अदालत की जानिब से कहा गया है कि अगर अदालत को मुतमईन ना किया गया उस बयान हल्फी के हवाले से कि जो खबर छापी गई है वो खबर जिस बयान हल्फी के बुनियाद पर छापी गई है वो असल है या नहीं, उस हवाले से अगर अदालत को इत्मीनान नहीं कराया गया, उनको तसल्ली ना कराई गई, तो जो तमाम फरीक़ैन हैं सारे केस के अंदर अदालत ने तौहीन अदालत केस में बनाए उन तमाम के खिलाफ जो है फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि अब हर सूरत में राना शमीम को जो लंदन में उनका असल बयान हल्फी मौजूद है, जो वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपने पोते को दिया हुआ और उन्होंने उसको लॉकर के अंदर रखा हुआ है, अब वो हर सूरत में उन्होंने अदालत के सामने पेश करना है। और जो हुक्मनामा है उसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि अगर वो असल बयान हल्फी अदालत में पेश ना हुआ तो तमाम फरीक़ैन के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। और वो जो 13 दिसंबर को दोबारा समाअत रखी गई है उसमें अगर उन्होंने बयान हल्फी पेश ना किया तो उस दिन अदालत जो है वो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सुमर हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम केस की समाअत के हवाले से जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था उसकी तफसीलात से हमें आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर अहम मामलों पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन, हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, कल जो हुआ ग्रीन लाइन मंसूबे को लेकर हमने अलामती एहतजाज सुने थे, अलामती भूख हड़ताल भी सुनी थी, आप लोगों ने कल अलामती इफ्तिताह करके एक नई चीज़ भी हमें दिखा दी है। पीटीआई आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये मंसूबा आपका नहीं है और अभी हमारे साथ हलीम आदिल शेख साहब भी थे कुछ देर पहले, वो तो कहते हैं ये तो अवाम के टैक्स से बना हुई चीज़ है, इस पर क्रेडिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना बनता है, तो फिर क्यों क्रेडिट लिया जा रहा है निहाल हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बात और अलीम साहब की बात को सेकंड कर देता हूं कि अगर अवाम के पैसे से बनाए तो कल कराची के अवाम ने एहसन इकबाल साहब को बुला करके इफ्तिताह कर दिया। अवाम के पैसे का था, अवाम ने इफ्तिताह किया। एक तो अच्छी चीज़ है, तारीखी चीज़ हो गई, पहली बार अवाम को ये इज्जत दे दी गई कि अवाम अपने प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, तो इसमें उनको बुरा मानना नहीं चाहिए। और वो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनको अपनी कोई प्रोजेक्ट बनाए और बनाने के बाद देखें कि अवाम उनको बुलाती है कि नहीं। अवाम ने उनको नहीं बुलाया तो वो नहीं, वो तो सरकारी सतह पे जबरदस्ती आके अवाम पे अगर मुसल्लत होना चाहते, जिस तरह से वो मुसल्लत हुए हैं इलेक्शन में, इसी तरह से हर जगह मुसल्लत होना चाहते हैं। अवाम जानती है कि नवाज शरीफ के दौर में आटा 30 रुपए का था, आज 75 का है। अवाम जानती है कि नवाज शरीफ के दौर में रोजगार था, अवाम जानती है कि नवाज शरीफ ने इस शहर को अमन दिया था, अवाम जानती है कि नवाज शरीफ ने अंधेरे तो निहाल हाशमी, ये जो आप नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहे हैं ना, हलीम आदिल शेख साहब ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को बुला लें, उनके हाथ से इफ्तिताह करा लेंगे और क्रेडिट पूरा नून लीग को दे देंगे। हम सारे जितने भी पाकिस्तान के अवाम है वो सारे नवाज शरीफ पे हैं, वो अलामती। नवाज शरीफ एक मिशन है, एक अलामत है, एक नजरिए का नाम है, ही इज ए स्टेट्समैन। तो हर कोई जो नवाज शरीफ को झंडा उठाता है वो नवाज शरीफ है। अच्छा निहाल साहब, कल भी से भी ये हम सारे, क्योंकि ये सारा मामला सामने आया जब एहसन इकबाल साहब ने भी दीगर क़यादत के साथ इफ्तिताह किया, तो पीटीआई ने आपके दीगर मंसूबों की तरह इस मंसूबे को भी कह दिया कि ये मंसूबा भी फंड्स खाने के लिए और अवाम का टैक्स लूटने के लिए जो है वो बनाया गया था, इसलिए तकमील नहीं हो सकी। 2016 से शुरू किया था, 18 तक मुकम्मल नहीं हो सका। तो क्या ये महज सियासी इल्ज़ामात हैं दीगर मंसूबों की तरह? लेकिन फिर सवाल वो ये करते हैं कि मुकम्मल फिर आपने क्यों नहीं किया? अगर आपका मंसूबा था तो 16 से 18 तक कर देते, बाकी भी लाहौर में भी हो गया, मुल्तान में भी हो गया, पिंडी में भी होगी मुकम्मल मंसूबे।
देखिए, लाहौर, मुल्तान, पिंडी और कराची 100 बिलियन में बन गया, मगर इनका अपना बीआरटी जो है 100 बिलियन से ऊपर चला गया, मगर कभी बस जल जाती है, कभी पुल टूट जाता है, कभी आरटी खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इतना क्रेडिट दें इसके बाद उन्होंने तो एक मंसूबे में अगर 100 बिलियन लगाया तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे खा लिए होंगे। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को पीटीआई ने मिल करके साकिब निसार से मिलके एक साजिश के तहत उनको बेदखल किया गया। अगर वो होते तो कराची में एक नहीं और कई मंसूबे मेट्रो का और ट्रांसपोर्ट का हो चुका होता। जिस तरह से कराची लियारी बाईपास नवाज शरीफ साहब ने बनवा के दिया, कराची हैदराबाद मोटरवे बना के दिया, एटॉमिक बिजली घर में 2000 मेगावाट बिजली का, और इसी तरह एलएनजी प्लांट लगाया, एलएनजी प्रोजेक्ट लगाया, और वहां पे 1300 मेगावाट का और नौजवानों को लैपटॉप दिया। 1300 मेगावाट का बिजली घर भी बनाया जो आज काम कर रही है, जो कराची को और शहरियों को आज बिजली दे रही है। तो नवाज शरीफ देखिए वो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि तू की जाने भोले मजे नवाज शरीफ दिया शाना, ठीक है, देता है इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अलीम अदल के लिए पैगाम भी दे दिया। नाज़रीन, हम कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से, जिसके 27 शहरियों को एक जानिब ना घबराने का मशवरा दिया जा रहा है और दूसरी जानिब अक्टूबर के बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 74 पैसे इजाफा करके बिजली गिराई जा रही है। जबकि इदारे शुमारियात के मुताबिक इस हफ्ते 19 अशिया की कीमतों में इजाफा, 9 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया है। इस सारी सूरत हाल में आज भी अवाम को एक तरफ बढ़ती महंगाई की वजह साबिका हुकूमतों की गलत पॉलिसियां और लिए गए कर्जे बताए जाते हैं, और दूसरी तरफ दीगर ममालिक के मुकाबले में मुल्क में महंगाई कम होने के दावे भी किए जाते हैं। अगर बकौल हुकूमत पाकिस्तान में महंगाई कम है तो सड़कों पर अवाम कुव्वत खरीद में कमी और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे का शिकवा करते क्यों नजर आते हैं, ये एक सवाल है। प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस आम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, उस सवाल पर हम एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि बिजली 4.74 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी दिसंबर के बिलों में वसूली की जाएगी, अवाम ये बोझ कैसे उठा पाएगी? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर फरूख सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, पहले एक मुहावरा मकसूर इस्तेमाल करते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखना। अब क्या हम फूंक फूंक कर हर महीने बिजली भी इस्तेमाल करें, क्योंकि 2 महीने बाद पता चलेगा कि 2 महीने पहले जो बिजली इस्तेमाल की थी उसमें अब इतने मजीद पैसे देने पड़ेंगे? ये क्या सर बोझ डाला जा रहा है अवाम पर? देखिए, अगर सिर्फ बिजली के बारे में आप बात कर रहे हैं तो जो हुकूमती इनएफिशिएंसीज हैं, जो बिजली चोरी हो रही है, जो हुकूमत जो है वो वसूली नहीं कर पाती अपने बिलों की, जो हुकूमत महंगी बिजली खरीद रही है, इन तीनों चीज़ों की बुनियाद के ऊपर जो सार्फिन हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डाला जा रहा है। आपने कहा कि 4 रुपये 75 पैसे फी यूनिट, इसका मतलब ये है कि इस महीने जो बिजली के सार्फिन हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर तकरीबन 40 से 45 अरब रुपया इजाफी बोझ आएगा, उनको बिजली महंगी पड़ेगी। जिसका मतलब ये बनता है कि बिजली का औसतन रेट अब कहीं 24-25 रुपए फी यूनिट आपको पे करना होगा, जबकि 3 साल पहले 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी उस वक्त जो औसतन रेट था वो तकरीबन 10 से 11 रुपए यूनिट था। तो 3 सालों में जो बिजली के रेट में इजाफा आया है वो तकरीबन 100% से ज़्यादा है। अब बिजली के रेट पहले भी बढ़ते रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे एक 2-धारी तलवार चलती नजर आती है, और वो ऐसे कि एक तो आमदन गिर रही है, औसतन पाकिस्तानी की आमदन गिर रही है, और साथ ही साथ जो है महंगाई है और बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तारीख में ऐसा नहीं होता था। 1960 से लेके सन 2008 तक अगर आप देखिए तो पाकिस्तानियों की जो औसतन आमदन है वो मुसलसल बढ़ती रही है। तो शायद उस वक्त क्योंकि आमदन बढ़ रही थी तो महंगाई का जो बोझ था वो पाकिस्तानी बर्दाश्त कर पाते थे, लेकिन अब ये पिछले 3 साल में 2018 से बाद में इनकम भी गिरना शुरू हो गई है और महंगाई चढ़ रही है, तो आप समझिए कि 2-धारी तलवार चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत हाल में जब IMF के साथ हमारे मामला चल रहे थे, पहले कहा गया इसी हुकूमत की जानिब से कि IMF के पास नहीं जाना, वरना अगर जाना पड़ा तो खुदकुशी को तरजीह दी जाएगी, लेकिन फिर IMF के पास जाना पड़ा क्योंकि ये कहा गया कि माजी की हुकूमतें उस प्रोग्राम में लेके गई थी, IMF मजबूरी बन गई, हम IMF में चले गए। फिर कहा गया कि जब IMF में जाते हैं तो फिर IMF की शराइत माननी पड़ती हैं। फिर सऊदी अरब से डील हुई, उसको जिन शराइत पर डील की गई पहले उन्हें खुफिया रखा गया, कुछ मालूमात सामने आई जिस पर आपने दीगर इकोनॉमिस्ट ने भी तज्जिए पेश
किए, फिर कहा गया कि जब IMF का पैसा भी आ जाएगा, सऊदी अरब की डील का पैसा आ गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि जी मार्च अप्रैल में जब इंटरनेशनली कमोडिटीज की प्राइस कम होगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। किस चीज पर हालात बेहतर होंगे सर? देखिए, आपने अभी पिछले 30 सेकंड में जितनी भी बातें की उनका लुबे लुबाब ये निकलता है कि हुकूमत के पास बदकिस्मती से किसी किस्म की कोई माशी पॉलिसी नहीं है। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पिछले 40 महीनों में टेक्निकली जो है वो 5 वज़राए ख़ज़ाना, मुशीर ख़ज़ाना बनते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना बनते हैं, फिर नए आ जाते हैं। पुराना जो IMF का पैकेज है वो निगोशिएट किया गया था जब डॉक्टर हफीज शेख साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे। मार्च की 24 तारीख मुझे याद आती है जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उसकी अप्रूवल दी थी। फिर अप्रैल में हमारे पास एक नए वज़ीर ख़ज़ाना आ गए, नए मुशीर ख़ज़ाना आ गए। उन्होंने कहा कि जो वादे हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत ख़ज़ाना ने IMF के साथ किए थे, जिसमें बिजली के रेट बढ़ाने थे, जिसमें पेट्रोल और डीजल के ऊपर कोई 610 रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद करने थे, वो मैं नहीं करने जा रहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं बिजली के रेट बढ़ाए बगैर जो है वो गर्दिशी कर्ज़ात पे काबू पा लूंगा और मैं टैक्स रेट बढ़ाए बगैर रेवेन्यू भी बढ़ा लूंगा। तो उस वक्त IMF ने जो प्रोग्राम है अपना वो सस्पेंड कर दिया था और उन्होंने कहा था कि नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं उनको हम मोहलत देते हैं, वो अगले 6 महीने अपनी जादू की छड़ी चला के आजमा लें। तो वो 6 महीने जादू की छड़ी चली लेकिन उसने काम नहीं किया। तो फिर हमारी मुज़ाकराती स्ट्रेंथ जो है वो भी कमज़ोर पड़ गई और हम वापस IMF के पास गए और हमें बड़ी सख्त किस्म की जो शराइत हैं वो मानना पड़ रही। ठीक है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF की हमें सख्त शराइत मानना पड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सारी सूरत हाल पर हम अपने तज्जिए से आगाह करें। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर आपसे दोबारा बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक मरतबा फिर दुनिया भर के माहिरीन सेहत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यहाँ पर कराची के निजी अस्पताल में ओमिक्रॉन के केस की तशखीस ने शहरियों को भी खौफ में मुब्तला कर दिया है। अगर ओमिक्रॉन पाकिस्तान में भी आ चुका है तो इससे बचाव के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जिस हम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर नजर डालते हैं। सवाल यह है कि ओमिक्रॉन का पाकिस्तान में पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट, दीगर वेरिएंट्स और ओमिक्रॉन की अलामात में फर्क क्या है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है माहिर सेहत डॉक्टर सईद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सर, हम आपसे कुछ अहम बातें ओमिक्रॉन के हवाले से जानना चाहेंगे। एक तो हमें ये बताइएगा कि क्या ओमिक्रॉन की जो टेस्ट है, तशखीस है, वो ऑलरेडी अवेलेबल जो किट्स हैं, जो कोविड की तशखीस है, उसी के साथ हो सकती है? और क्या इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन जो आजकल लग रही हैं, पिछले कुछ अर्से से लग रही हैं, क्या वही काबिल अमल हैं? और एहतियाती तदाबीर क्या है सर इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 का एक नया वेरिएंट है। जिस तरह अब तक बाकी वेरिएंट्स आते रहे हैं तो ये एक नया वेरिएंट है। जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि नए वेरिएंट्स आते जाएंगे, तो जो भी अवेलेबल टेस्ट है, जो PCR जिसको हम कहते हैं, इसके जरिए हम SARS-CoV-2 की तशखीस कर सकते हैं बशमूल ओमिक्रॉन। मतलब हम ये बता सकते हैं कि इस बंदे को कोविड है, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कर सकते उस टेस्ट के जरिए उसके ओमिक्रॉन वाला कोविड है। तो उसके जरिए कोविड की तशखीस हो सकती है, वेरिएंट की तशखीस मुमकिन नहीं है उस PCR से। उसके लिए मजीद टेस्ट की ज़रूरत पेश आती है, जिसको हम कहते हैं कि उसमें स्पेसिफिक जो जीनियाती तब्दीलियाँ या म्यूटेशंस हैं उसकी निशानदही की जाए। उसके लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है, जो एक बड़ी मशीन है और एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो हर बंदे पे आप वो टेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपको ऐसा खदशा हो कि ये कोई नया वेरिएंट है तो फिर आप उस पर जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए उससे गुजारते हैं और एक वो लंबा टेस्ट है, उसमें टाइम लगता है। तो आम हालात में एक आम पेशेंट के लिए तो PCR टेस्ट काफ़ी होता है, लेकिन हुकूमत के लिए और या गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कि वो सर्वेलेंस करे, उसके लिए फिर ये जीनियाती टेस्ट या जीनोम सीक्वेंसिंग है, उसकी जरूरत पेश आती है। तो सर, ये जो एक केस पाकिस्तान में सामने आया है, इसे अभी तक मुश्तबा केस क्यों कहा जा रहा है सर? इसको हम अभी ओमिक्रॉन नहीं कह सकते जब तक, जिस तरह मैंने कहा कि इब्तिदाई जो टेस्ट है उससे आप अंदाजा लगा सकते कि इस बंदे को कोविड है या SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन है।
जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होती, जिस तरह जो SARS-CoV-2 है इसका जो जीनोम है तकरीबन 30,000 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है, तो जो आम टेस्ट है PCR, उसके जरिए आप एक खास मखसूस जीन की आप तशखीस कर सकते हैं, म्यूटेशन की तशखीस कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप पूरी किताब नहीं पढ़ते। सर क्या पेशेंट में अलामात क्या कोई मुख्तलिफ है जिनकी बेस पे कहा जा सकता है कि कोविड है लेकिन ये कोविड का कोई और वेरिएंट है, कोई खास अलामात है? अभी तक इस तरह की कोई मुकम्मल मालूमात अवेलेबल नहीं है कि जो SARS-CoV-2 इसके वेरिएंट के अलामात डिफरेंट है। ठीक है, अभी तक इस हवाले से कोई हतमी मालूमात जो है उसके लिए रिसर्चेस इस पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ऐलान के बाद।